नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिसरो। नाम बहुत कम सुना होगा आपने। सिसरो संभवतः आप पहली बार ही सुन रहे हैं क्योंकि नेट के सिलेबस में नहीं है, कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में है। ये कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है आरपीएससी का, उसमें पाठ्यक्रम में यही बहुत छोटा टॉपिक है। इम्तिहान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें प्रश्न ये निकल सकता है, एक तो इसकी कृतियाँ कहाँ का था और इसके विचारों से प्रभावित होकर कौन से राज्य ने, कौन से क्षेत्र ने, कौन से राष्ट्र ने व्यवस्था को अपनाया, वो क्या कहना चाह रहा है, उनकी बातों के माध्यम से जानेंगे। बेसिकली ये क्या है कि दार्शनिक लोग हैं, ये अपनी बातों को बोलते हैं, उनके शिष्य उनको लिखते हैं, कुछ कृतियाँ प्रकाशित होती, कुछ नहीं हो पाती हैं, तो कुछ दर्शन इनका अधूरा भी मिलता है, कुछ बातें पूर्णता से भी प्राप्त नहीं होती हैं। आप खुद पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि यह सिसरो अपनी बात को कहाँ जोड़ना चाह रहा है। केवल एक बात को वो स्थापित करता है, उसके माध्यम से सभी बातों को वो कहने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी कभी आपको ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे हेबरमास है, सिसरो है, इस प्रकार के जो विचारक हैं अपने विचारों को बहुत सीमित रूप में उन्होंने बोला और कुछ विद्वान व्यक्तियों ने उनके विचारों को विस्तार रूप देकर के विभिन्न कृतियों के माध्यम से, विभिन्न अपने जो है पुस्तकों के माध्यम से उनको प्रकाशित करने का प्रयास किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिसरो। पूरा नाम इनका मार्कस तुलियस सिसरो। ये बेसिकली इनका कार्यकाल ईसा पूर्व 106, तो नेचुरल आज से लगभग 2500 साल पहले हो गया। ईसा पूर्व 106 से 43 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। प्लेटो और स्टोइक से प्रभावित थे। प्लेटो के विचारों से और स्टोइक विचारक से, ये उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्राचीन रोम का कुशल प्रवक्ता। ये रोम का कुशल प्रवक्ता यानी प्रचलित व्यवस्थाओं के बारे में अपने व्याख्यान देते थे। सिसरो प्रचलित व्यवस्थाओं के बारे में अपने व्याख्यान देते थे। इनके शिष्य इनके विचारों को पत्तों के ऊपर लिखते थे, उनको सिंदूकों में बंद किया गया। बाद में उनका लेखन कार्य हुआ। एक कृति उनके सामने आई, एक कृति उनके जीवन काल के बाद आती है। तो बेसिकली इनके जो दर्शन मिलता है वो संवादात्मक शैली में मिलता है, वार्तालाप की शैली में मिलता है, लिखित रूप में प्राप्त वो नहीं होता है। यानी इन्होंने अपनी बातें जो की, विचारों का जो प्रस्तुतिकरण किया, वो वक्तव्य शैली में है, संवादात्मक शैली में है। प्राचीन रोम का कुशल प्रवक्ता व राजमर्मज्ञ, राजनीतिक विषय के ऊपर जानकारी रखने वाला व्यक्ति। अब देखिए इनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, विषय वस्तु के संदर्भ में इन्होंने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किस रूप में किया, ये देखिएगा। सद्गुण व व्यवस्था के संबंध में प्राचीन यूनानी विचारों को अपनी कृतियों के माध्यम से मध्य युग में इन्होंने हस्तांतरित किया। यानी मध्य युग में इनके विचार अत्यंत चर्चित थे। तो सद्गुण और व्यवस्था के संबंध में प्राचीन यूनानी विचारों को, यानी यूनानी विचारों को मिडाइवल पीरियड में जो है प्रस्तुत करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इनके विचारों को जो ख्याति मिली वो मिडाइवल पीरियड में मिलती है। किसके बारे में? सद्गुण और व्यवस्था के संदर्भ में। अब ये कहते हैं कि दर्शन और अलंकार शास्त्र दर्शन ज्ञान देता है और अलंकार शास्त्र उसको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है। तो दर्शन और अलंकार शास्त्र इन दोनों का समन्वय आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का सृजन करता है। इसका मतलब ये हुआ, नागरिकों की पॉलिटिकल एजुकेशन क्या है, नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा के बारे में इन्होंने जो विचार रखे, उसमें उन्होंने कहा नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा तब मिलती है जब इन दोनों का समन्वय होता है। किसका? दर्शन का तथा अलंकार शास्त्र का। दर्शन क्या करता है? नॉलेजेबल बनाता है, उसको ज्ञान देता है। और अलंकार शास्त्र क्या करता है? उसको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है। इन दोनों का समन्वय आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को सृजित करता है, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का सृजन करता है। सर्वोच्च मानवीय सद्गुण अर्जित करने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त, फिर व्यवहार्थ उसका प्रयोग होना चाहिए। सर्वोच्च मानवीय सद्गुण अर्जित करने की पहली कंडीशन क्या है? ज्ञान प्राप्ति, दर्शन, और उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल एंगल से अप्लाई किया जाए, उसका प्रयोग हो, तो ये क्या है? उसको अलंकृत किया जाए, उसको प्रभावी बनाया जाए। तो वो कहता है नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा के संदर्भ में वो कहता है कि जब दर्शन और अलंकार शास्त्र दोनों का समन्वय होता है तो ऐसी स्थिति में आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का सृजन होता है। आप इन दो कथनों को ध्यान रखें कि नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने जो बोला था। अगली बात, ऐसे संवैधानिक राज्य जिनमें जन विश्वास द्वारा दूसरों को वश में किया जाता है, उसने तीनों में संतुलन किया, उसने बात की। ऐसे संवैधानिक राज्य जिनमें जन विश्वास द्वारा दूसरों को वश में किया जाता है, उसको वो वैध करार देता है, उसको लीगल करार देता है।
उसने तीनों में, इन तीनों व्यवस्था में संतुलन की बात की। राजतंत्र, लोकतंत्र और अभिजात तंत्र। राजतंत्र एक वंश विशेष के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, लोकतंत्र सर्वजन सहभागिता वाला शासन, अभिजात तंत्र यानी कुछ एलाइट कैटेगरी, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा संचालित किए जाने वाला शासन। इन तीनों में वह संतुलन की बात करता है और फाइनली इन तीनों को संतुलित करने से पहले वो एक बात कहता है, जनता को विश्वास में लेकर संचालित किया जाने वाला शासन सर्वश्रेष्ठ होता है। जनता को विश्वास में लेकर संचालित किया जाने वाला शासन सर्वश्रेष्ठ होता है और उसी के माध्यम से जो है जन विश्वास के द्वारा दूसरों को वश में किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, वह कहीं पर भी निरंकुश तंत्र की बात नहीं करता। वह अपने शब्दों को अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहता है कि शासन वह श्रेष्ठ है जिसमें जन विश्वास हो, जनता का विश्वास हो। अगली बात, सद्गुण अर्जन का सर्वोत्तम माध्यम वो बताता है उदार शिक्षा। सद्गुण अर्जित करने का सर्वोत्तम जो माध्यम है वो है लिबरल एजुकेशन सिस्टम, उदार शिक्षा। उदार शिक्षा में क्या होगा, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल, मणि व कंचन। सैद्धांतिक ज्ञान को तो वो मणि कहता है और व्यवहारिक कौशल को वह कंचन कहता है। मणि व कंचन का संयोग स्थापित किया जाता है, मणि व कंचन का संयोग स्थापित किया जाता है और उसके माध्यम से एक सुंदर व्यवस्था की कल्पना करता है। तो उदार शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल होंगे तो उसके माध्यम से क्या होगा, सद्गुण अर्जन का ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। नेक्स्ट वो अपनी बात को प्रस्तुत करता है अपनी दो कृतियों के माध्यम से। एक बात मैंने आपको बताई, जितने भी आरंभिक जो विचारक थे, जो दर्शन शास्त्री थे, उनके विचार सामान्यतया सभी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्यतया संवादात्मक शैली में मिलते हैं। प्लेटो का पूरा दर्शन संवादात्मक शैली में मिलता है। जगह जगह पर घूमते थे, उपदेश देते थे, उनके शिष्य उनको लिख लेते थे, वार्तालाप की शैली में वो बात करते थे, अपने बातों का प्रस्तुतिकरण करते थे। उसी प्रकार से सिसरो का जो विचार है, उसकी जो विचारधारा, उसका जो रिटर्न वर्क है, उसकी सारी शैली संवादात्मक शैली में लिखी गई है। संवादात्मक शैली में उसकी कृतियां हैं। पहली है द रिपब्लिक, ध्यान रहे रिपब्लिक प्लेटो की है, द रिपब्लिक। दूसरी है द लेगिबस। द रिपब्लिक रोमन राजनीतिक व्यवस्था के तत्वों का विवरण करती है। रोम का विचारक है, रोमन राजनीतिक व्यवस्था के तत्वों का विवरण करती है। द लेगिबस शक्ति व सत्ता में अंतर करती है। इस पुस्तक के माध्यम से उसने शक्ति व सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, इसको क्लैरिफाइड किया। इन दोनों पुस्तकों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व की उसने चर्चा की। इन दोनों पुस्तकों में उसने सार्वजनिक उत्तरदायित्व की चर्चा की। गुणीजन क्या करते हैं, सार्वजनिक उत्तरदायित्व को अपने सिर के ऊपर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात की उसने। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व जो होते हैं, गुणीजन इसे संभाल कर सुख का अनुभव करते हैं। तो कितनी अच्छी बात कह रहा है इसने। दोनों पुस्तकों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व की चर्चा की कि अगर समाज में गुणीजन लोग क्या करें, अगर सार्वजनिक उत्तरदायित्व को अपने सिर के ऊपर ले लें, जिम्मेदारी के रूप में उसको स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था स्वाभाविक रूप से सुंदर बन जाएगी। शक्ति व सत्ता का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्लैरिफाइड हो जाएगा। इन दोनों पुस्तकों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व की वह चर्चा करता है कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व क्या होगा और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के माध्यम से समाज को कितने सुंदर हालातों में पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट, सिसरो रोमन राजनीतिक व्यवस्था की परंपरागत संस्थाओं, सभा, सीनेट, दंडाधीशों मजिस्ट्री, दंडाधीशों आदि को बनाकर रखने का समर्थन करता है। वो कहता है सभा होनी चाहिए क्योंकि वो लोकतंत्र विश्वासी है। उसने एक बात कही कि जनता को विश्वास में लेकर जनता के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। उसकी सबसे सुंदर बात यह है कि जनता को विश्वास में लेकर शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए, नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। इसका संचालन एक व्यक्ति के माध्यम से होना चाहिए क्योंकि यह एक व्यक्ति का निर्देशन अच्छा नियंत्रण स्थापित कर देगा। और वो इतनी सुंदर बात कहता है। वो एक तरफ तो ये बात कहता है कि जनता को विश्वास में लिया जाए, लेकिन साथ में वो ये बात भी कहता है, वह साथ में इस बात को भी जोड़ता है कि जनता को विश्वास में लेने के बाद एक व्यक्ति के माध्यम से निर्देश होने चाहिए। तो एक व्यक्ति के माध्यम से निर्देश होंगे तो वह ठीक प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा, व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालित कर सकेगा। नेक्स्ट, सिसरो ने जो राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की उसे प्रथम रोमन सम्राट अगस्त 63 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक अगस्त ने अपने साम्राज्य का संवैधानिक आधार बनाया। एक तो सिसरो से प्रभावित कौन हुआ, अगस्त। दूसरा, इसके बाद 5वीं सदी में सेंट अगस्टाइन ने दिव्य नगर हेतु उपयुक्त शासन प्रणाली विकसित करने में उसका प्रयोग किया। पहली बात तो आपको ध्यान रहे,
उसके विचारों से कौन प्रभावित हुआ? एक तो उसके विचारों से आगस्ट प्रभावित होता है, दूसरा उसके विचारों से कौन प्रभावित होता है? आगस्टाइन प्रभावित होता है। तो उसके विचारों का प्रभाव दो व्यक्तियों पर पड़ा। उन्होंने अपने राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को संचालित करने के लिए इसके विचारों को स्वीकार किया। इस प्रकार से आज हमने इस सिसरो के टॉपिक के ऊपर चर्चा की। इसमें बेसिकली वो अपने दर्शन के संदर्भ में कोई बड़ी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाता है। वह केवल राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निष्कर्ष रूप में कहता है तीनों व्यवस्थाओं में संतुलन होना चाहिए। वह शासन श्रेष्ठ है जिसमें जनता का विश्वास हो और जनता को विश्वास में लेकर उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना अत्यंत सुंदर कल्पना करता है वो। ये एक सर्वश्रेष्ठ उसकी बात है।